हम शुरू करें उससे पहले आपसे पूछ लेते हैं, जवाब दे पाएंगे ईमानदारी से? जनता तय करेगी कि मैं पास हुआ या नहीं। सवाल ये है कि बिहार में चुनाव है, इसके लिए आपने क्या सोचा है? कुछ लोग अभी जगे हैं, अभी सोच रहे हैं। ये कुछ लोग कौन है? ये कुछ लोग 17 गंगा पर पुल बना करके मोदी सरकार ने दिए। लेकिन आरोप तो ये लगते हैं कि पुल तो बनवा दिए, वो बार बार धराशायी हो जाता है, कभी गिर जाता है। तो पिछले 17 महीने में जब तेजस्वी सत्ता के भागीदार बने, 5 मंत्रालय था उनके पास जी। एक भी नौकरी अपने मंत्रालय में दिया क्या उन्होंने? एक बार फिर से बंगाल जल रहा है। इसमें भी तो आप क्या आरोप लग रहे हैं? बीजेपी के गुंडे जो हैं सड़कों पे उतर गए हैं, हालात खराब करने के जिम्मेदार हैं आप लोग। खबरें आम है, सैकड़ों हिंदू परिवार मुर्शिदाबाद से पलायन करने पर मजबूर हैं। ममता दीदी, अपने नागरिकों के प्रति इतना निर्ममता मत दिखाइए। भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है दंगे करवाने के। तो हिंसा को अपनी ओर से बोल करके आग में घी डालने का काम नहीं करो। बिहार में पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा कन्हैया कुमार कर रहे हैं। देखिए, भगोड़ा कुमार बिहार की जनता आपकी साधारण भगोड़ा कह रहे हो। मैं बता रहा हूँ। खौफ में है आप लोग कन्हैया कुमार से? नहीं, मैं चाहूंगी पहले आप इसका स्पष्टीकरण दीजिए कि आपने भगोड़ा कुमार, वही तो मैं बता रहा हूँ, पलायनवादी कह रहा हूँ, भगोड़ा कह रहा हूँ। कन्हैया कुमार पैदल चल रहे हैं, एक तरीके से वो क्रांति लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे भगोड़े राजनीतिक पलायनवादी लोगों पर किसी को भला विश्वास होगा? राहुल गांधी भरोसा जता रहे कन्हैया कुमार पे। बिहार का विकास इनको नहीं पच रहा। कौन लोग बैठे थे केंद्र में, किनकी सत्ता थी जिन्होंने बिहार के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया? जैसे ही तहव्वुर राणा के बारे में पत्रकार ने कन्हैया कुमार से पूछा तो उन्होंने कहा कि अमित शाह तो झूठा है। देखिए, कन्हैया जैसे जो लफंगे लोग हैं। कौन देशद्रोही की बातें करता है? दिग्विजय सिंह की बात मैं कर रहा हूँ। तमाम वही आरोप दिग्विजय आप लगा सिंह। रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आरोप मैं सबूत के साथ लगा रहा हूँ। प्रोसेस के तहत तहव्वुर राणा आज आया है और इसका श्रेय जो है कांग्रेस की सरकार को जाता है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025, सभी पार्टियां अब मैदान में हैं। मैदानी जंग शुरू हो चुकी है और बीजेपी अपने मिशन में लग चुकी है। बीजेपी का मिशन है कि जैसे महाराष्ट्र जीता, जैसे हरियाणा जीत गए, जैसे दिल्ली का रणयुद्ध जीत लिया, वैसे ही अब बिहार का मैदान जीते। लेकिन उससे पहले विपक्षी पार्टियां तमाम सवाल दाग रही है, जो यहीं से और भी सवाल शुरू हो जाते हैं और बीजेपी कई पैमाने पर फंस जाती है। ऐसे में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, बीजेपी के मिशन के बारे में, मूल मंत्र के बारे में बताने के लिए बीजेपी के ही युवा प्रवक्ता, प्रखर प्रवक्ता और इसके अलावा अगर बात करें तो राष्ट्रीय मुद्दों पर काफी मजबूती के साथ, तथ्यों के साथ नजर आने वाले बीजेपी प्रवक्ता जयराम विप्लव जी हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राष्ट्रीय मुद्दों पर हमने आपको देखा है कि आप किसी की नहीं सुनते हैं, बस तथ्य सुनाया और कह दिया कि भाई इस तथ्य का कोई काट निकाल सके तो बताओ। तो हम शुरू करें उससे पहले आपसे पूछ लेते हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या लग रहा है कि कैसे सवाल होंगे और आप जवाब दे पाएंगे ईमानदारी से? देखिए, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। एक अच्छे पॉजिटिव वातावरण में आपने शुरुआत की है जी। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ मैं हर सवाल का जवाब देने का प्रयास करूंगा और जनता तय करेगी कि मैं पास हुआ या नहीं। चलिए, इसका मतलब है कि यहीं से पास और फेल का भी खेल चलेगा और यहीं से शायद बिहार को नया संदेश भी मिलेगा। बीजेपी का मूल मंत्र क्या है? हमें तो सबसे पहले यही बताइए, क्योंकि आप आज से नहीं सालों से बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। क्या मूल मंत्र है आखिर भारतीय जनता पार्टी का? बीजेपी का मूल मंत्र यही है, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट। बीजेपी का मूल मंत्र यही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सब लोग मिलकर के जब काम करेंगे तो आदरणीय मोदी जी ने जो 2047 तक विकसित भारत का स्वप्न और लक्ष्य संकल्प लिया है, उसको सिद्ध करेंगे। इसी के इर्द गिर्द भारतीय जनता पार्टी बगैर किसी चुनावी नफा नुकसान को सोचे देश हित में तमाम निर्णय, तमाम योजनाएं, तमाम कार्य करती है। विपक्ष का काम है बहुत सारे मुद्दों पर आलोचना करना,
लेकिन हमारा वर्तमान विपक्ष प्रत्येक मुद्दे पर विरोध में खड़ा हो जाता है, चाहे वो देश हित की बात हो चाहे अन्य विषयों की बात हो। अच्छा, हम आगे बढ़े उससे पहले एक बहुत ही साधारण सा सवाल पूछते, हो सकता है आपके लिए मुश्किल हो जाए लेकिन साधारण सवाल है। जी जी। बीजेपी के अंदर आप सबसे बेहतर नेता किसको मानते हैं, या फिर आपको लगता है कि ये जो नेता है ना ये सब कुछ बदल देगा, और आप कहीं ना कहीं उनको फॉलो करते हैं, कहीं ना कहीं उनकी बातों से काफी आप प्रभाव आप पे पड़ता है? कौन कौन से ऐसे नेता हैं? देखिए, अगर हम वर्तमान की बात करें तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में गृह मंत्री अमित शाह जी, इन दोनों को मैंने बहुत करीब से देखा पिछले 10 वर्षों में। उनके साथ विभिन्न अवसरों पर रहने का मौका मिला, कुछ बैठकों में भाग लेने का मौका मिला, कई कार्यक्रमों में सीधे उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। तो मैं बाकी चीज़ों को तो अपनी जगह छोड़ दीजिए, मैं कहता हूं कि इन लोगों का जो 24 घंटे की दिनचर्या है ना जी। उसको अगर 10% भी मैंने अपने जीवन में उतार लिया तो बड़े से बड़े काम कर जाऊंगा। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि उनका जो शेड्यूल है और जिस तरीके से वो काम करते हैं, और शायद कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि आज देश भर में जो ज़्यादातर राज्य हैं वो भारतीय जनता पार्टी के झोली में है। बहरहाल अब सवाल ये है कि बिहार में चुनाव है, इसके लिए आपने क्या सोचा है? बिहार चुनाव 2025 को लेकर आपकी क्या तैयारी है? बिहार में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार चला रही है और एनडीए की सरकार दोबारा 2025 में चुन करके आए, इसके लिए पूरी तैयारी हम जमीन पर उतार चुके हैं। कुछ लोग अभी जगे हैं, अभी सोच रहे हैं, खबरें आ रही हैं कि आने वाली 17 तारीख को 18 तारीख को ये कुछ लोग कौन है? ये कुछ लोग कौन है? इंडिया अलायंस के लोग हैं, राजद वाले हैं, कांग्रेस वाले हैं, वामपंथी दल वाले हैं जो हमारे विरुद्ध वहां पर चुनाव में खड़े हैं जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 5 दल है हमारे गठबंधन में वर्तमान में जी। उन 5 दल के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश स्तर के तमाम नेता लगभग 32-33 जिलों में संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन कर चुके हैं, दिन भर का कार्यक्रम कर चुके हैं, बैठक ले चुके हैं और अब भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा वार सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पूरी तरह से चुनावी मैदान में जमीन पर उतर चुकी है। जो हमने 20 वर्षों में काम किया है उसको लेकर और वर्तमान में जो मोदी जी की सरकार ने बिहार को एक गति दी है पिछले 10 वर्षों में, उन योजनाओं की जानकारी उसके बारे में, और जनता इसको महसूस करती है। न भूतो न भविष्यति 17 गंगा पर पुल बना करके मोदी सरकार ने दिए और एक एक करके सारे पुल उद्घाटन हो रहे हैं। लेकिन आरोप तो ये लगते हैं कि पुल तो बनवा दिए, वो बार बार धराशायी हो जाता है, कभी गिर जाता है, कभी कुछ। बिहार के लिए काफी प्रचलित कथन है। बिहार एक बहुत आसान है। पिछले काफी समय में हमने देखा कि बिहार एक सॉफ्ट टारगेट बन जाता है कि कुछ चीजें होती हैं तो बिहार में अगर कुछ हो गया तो उसकी चर्चा इतनी जोर शोर से करते हैं कि मानो। लेकिन आप देखिए ना, अभी एक पुल का उद्घाटन 24 अप्रैल को करने वाले हैं नरेंद्र मोदी जी। ये पैरेलल होगा, बेगूसराय और मोकामा को जोड़ेगा, उत्तर बिहार दक्षिण बिहार को जोड़ेगा। कोसी महासेतु 70 वर्ष पुराना प्रोजेक्ट, नेहरू जी का प्रोजेक्ट, शुरू हुआ अटल जी के कार्यकाल में, पूरा हुआ मोदी जी के कार्यकाल में। मैं जिस जिले से आता हूं मुंगेर में रेल सह सड़क पुल शुरू हुआ अटल जी के कार्यकाल में, उद्घाटन हुआ मोदी जी के कार्यकाल में। इस प्रकार के 17 पुल बिहार को मिले। बिहार को आज पहली बार ऐसा लग रहा है पिछले 1-1.5 साल में कि उद्योग मंत्री भी कोई होता था बिहार में, ये लोग भूल गए थे। आज लोग याद कर रहे हैं, आज लोग जान रहे हैं कि शाहनवाज जी उद्योग मंत्री थे 2020 से 22 में, लोग याद कर रहे थे। और आज लोग देख रहे हैं कि नीतीश मिश्रा जी उद्योग मंत्री हैं। स्टार्टअप की पॉलिसी बिहार में आई, लेदर और टेक्सटाइल की पॉलिसी बिहार में आई, इथेनॉल की पॉलिसी बिहार में आई, इथेनॉल की फैक्ट्रियां लग रही हैं, कोको कोला की फैक्ट्रियां लग रही हैं, बॉटलिंग प्लांट लग रहा है। वहाँ पर बंद पड़ा हुआ बेगूसराय का रिफाइनरी हो, चाहे वहाँ पर फर्टिलाइजर हो, ये सब शुरू हुआ। अनेकों प्रोजेक्ट, अनेकों काम हुए। 10 लाख से अधिक नौकरियों का जो वादा था वो लगभग पूरा होने के कगार पे है। और
30 लाख से अधिक रोजगार के नए अवसर उसी बिहार में उत्पन्न हुए हैं। ये बदला हुआ बिहार है जहाँ चमचमाती हुई सड़कें हैं, 24 घंटे बिजली है, घर घर में नल का जल है। ये तमाम काम हुए हैं और इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में हैं। साथ ही जनता को ये भी याद दिलाएंगे कि झूठे लोगों के जाल में मत फंसिएगा। ये जो लोग कह रहे हैं ना कि 17 महीने हम जो सरकार में सहयोगी थे तब हमने ही नौकरियां दे दी, तो यादव कह तो रहे हैं। हाँ, तो जनता उसका सच जानती है। जनता जानती है कि ये नौकरी के बदले जमीन लेने वाले हैं, गरीबों से जमीन लिखवाने वाले लोग हैं। ये वही लोग हैं जो गाय और भैंसों का, बेजुबान जानवरों का चारा खा करके अपने परिवार की आय बढ़ाते हैं। ये वही लोग हैं जो सामाजिक न्याय के नाम पर केवल धोखा देते रहे और जातीय नरसंहार कराते रहे। और वर्तमान की बात कर लें तो पिछले 17 महीने में जब तेजस्वी सत्ता के भागीदार बने, 5-5 मंत्रालय था उनके पास जी। एक भी नौकरी अपने मंत्रालय में दिया क्या उन्होंने? नहीं दिया। यानी जो कुछ भी हुआ वो माननीय मुख्यमंत्री जी, जब नीतीश कुमार जी उनके साथ भी थे तो मुख्यमंत्री थे, और जो एनडीए के समय में हमने जो निर्णय लिए थे उसी को लागू किया गया। तो झूठ बोल करके, भ्रम फैला करके इस प्रकार आप अपने किए कृत्यों से बच नहीं सकते हैं। और देखिए ना, पीछे 17 महीनों में लॉ एंड ऑर्डर में जैसे ही सत्ता में भागीदार बनते हैं, राजद के गुंडे बिलों से निकल आते हैं, आज सब बिल में वापस जा रहे हैं या जेल में जा रहे हैं। इनकाउंटर भी हो रहा है। कोई घटना अगर हो रही है, पुलिस त्वरित एक्शन ले रही है। अभी इनके एक एमएलए हैं दानापुर में, रीतलाल यादव, माफिया जी, उनके ऊपर जब कार्रवाई हो रही है तो ये तेजस्वी यादव क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बचाव कर रहे हैं? भाई, अपराधियों पर कार्रवाई हो, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो, तो इससे राजद और कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों होता है? अगर आज राहुल गांधी और सोनिया गांधी की एजेएल की संपत्ति नेशनल हेराल्ड केस में जब्त हो रही है तो कानून के दायरे में हो रही है ना। अब इसको पॉलिटिकल वेंडेटा बता करके क्यों इसका बचाव कर रहे हैं? कांग्रेस हो, राजद हो, सपा हो, तमाम पार्टियों का चरित्र सामने है। आप अपराध और भ्रष्टाचार का संरक्षण करने का टूल किट मत बनिए, वरना जो बची खुची दुकान है वो भी जनता बंद कर देगी। लेकिन आपने जितने आरोप लगाए हैं उस बीच आरोप तो ये उधर से भी लगते हैं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है, जो इनकी मानसिकता है, जो इनकी सोच है, बंटवारे की सोच है। ये लोगों को बांटने का काम करते हैं, धर्मों के बीच में लड़ाई करवाते हैं, और कहीं ना कहीं आप जिम्मेदार हैं, भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है दंगे करवाने के। ये तमाम तरीके के आरोप आप पे लगते हैं। इनके अंदर अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत है, ये तमाम बातें आप लोगों के खिलाफ होती है। देखिए, सत्य जो है वो सामने से दिखता है। हम ज्यादा दूर नहीं ले जाएंगे आपको। आज पिछले 2 दिन की खबरें आप देख लीजिए, निष्पक्षता से किसी भी चैनल का खबर देखिए, ट्विटर हैंडल्स को देखिए, एक जगह, एक राज्य और उसका एक बड़ा इलाका दंगों से प्रभावित है, सांप्रदायिक हिंसा की आग में झुलस रहा है। पश्चिम बंगाल, और वो जगह है पश्चिम बंगाल। क्यों नहीं है सेक्युलरिज्म के जितने सूरमा बने घूम रहे हैं, ये क्यों नहीं जाते हैं वहां? क्यों नहीं उस पर कुछ बोल रहे हैं? क्यों ममता बनर्जी दंगाइयों के बचाव में खड़ी है? क्यों ममता बनर्जी कुछ नहीं कर पा रही है? क्यों उनकी पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है? और ये पहली बार नहीं है, एक बार फिर से बंगाल जल रहा है। इसमें भी तो आप क्या आरोप लग रहे हैं? इस अब देखिए, दो तरफा बातें नहीं हो सकती यही हैं। तो कह रहे हैं कि ये बीजेपी के गुंडे जो हैं सड़कों पे उतर गए हैं, और ये सारा वही बार बार बातें आ रही है कि ये बांटने का काम कर रहे हैं, हालात खराब करने के जिम्मेदार हैं आप लोग। आरोप लगाना अपनी जगह है, लेकिन जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते। सबसे पहले तो इस हिंसा को किसके द्वारा अंजाम दिया जा रहा है, ये सारी खबरें हैं। मैं उसको अपनी ओर से बोल करके आग में घी डालने का काम नहीं करूंगा, नंबर 1। नंबर 2 कि वहां पर शासन किसका है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी किसकी है। और मैं तो कहता हूं, ममता दीदी, अपने नागरिकों के प्रति इतना निर्ममता मत दिखाइए। अगर आपसे संभल नहीं रहा है तो केंद्र से पुलिस बल लीजिए, और केंद्रीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी में, जैसे हमने एक शांतिपूर्वक इस बार चुनाव भी वहाँ पर हमारे इलेक्शन कमीशन ने करवाए, वैसे वहाँ पर दंगों को भी रोकेंगे और शांति भी स्थापित करेंगे। लेकिन आप देख लीजिए कि दोहरा मानदंड है नहीं। भाजपा की सरकार में कोई घटना हो जाए, उसको बढ़ा चढ़ा करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने का प्रयास होता है, लेकिन अपने ही शासन में, उनके गठबंधन के साथी के शासन में आज खबरें आम है,
सैकड़ों हिंदू परिवार मुर्शिदाबाद से पलायन करने पर मजबूर हैं, भाग रहे हैं। जिन्होंने कश्मीर फाइल को प्रोपगेंडा बताया था वो आंख खोल करके देख ले, मुर्शिदाबाद फाइल सबके आंखों के सामने लाइव चल रहा है और कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है। केवल भारतीय जनता पार्टी है जो पीड़ितों के पक्ष में, पीड़ितों के हक के लिए खड़ी है, सड़क से संसद तक लड़ रही है और उनकी सुरक्षा के तमाम उपाय हम लोग करने के लिए उपस्थित हैं और करेंगे। लेकिन सांप्रदायिकता की बात आप करते हैं, आप धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, लेकिन आपने धर्मनिरपेक्षता को केवल तुष्टीकरण बना दिया। मैं किसी समुदाय के भी तुष्टीकरण का आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं वोट बैंक के तुष्टीकरण का आरोप लगा रहा हूं। किसी समुदाय को तुष्टीकरण करके वोट बैंक बनाए रखना, केवल इमोशनल मुद्दों में, मजहबी बातों में उसको उलझाए रखना, यही कांग्रेस पार्टी और उसकी पिछलग्गू पार्टियों ने किया है 70 वर्षों में। वरना अगर उनको इतना ही प्रेम है और इतने ही अल्पसंख्यकों के लिए केवल काम करने वाले हैं तो फिर सच्चर समिति की रिपोर्ट, रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट ये नहीं बयां कर रही होती जो कर रही है। और वक्फ बोर्ड में भी संशोधन लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, गरीबों को उसका हक मिलता। अरे दान किसके लिए किया जाता है? अडानी अंबानी के लिए नहीं किया जाता है। दान तो गरीबों के हक में होता है, विधवाओं के हक में होता है। और जो इस तरह की चीजें जो लंबे समय तक चलती रही, आप उसको केवल भारतीय जनता पार्टी को आरोपित करके अपना पल्ला झाड़ नहीं सकते हैं। जो केवल वोट बैंक चिल्लाते थे, हमने उनकी राजनीति को खत्म किया है। जनता इस बात को समझ रही है, इकट्ठी हो रही है। यही कारण है कि ये बार बार वही पुरानी बातें चिपकाते हैं, बंटवारे की राजनीति। अरे बंटवारे की बात ये करेंगे जिन्होंने 1947 में इस देश के 2 टुकड़े कर दिए। मैं पूछता हूँ किस आधार पर इस भारत को बांटा गया था? क्या भारत भौगोलिक आधार पर बटा था? क्या भारत सांस्कृतिक आधार पर बटा था? भारत को मजहब के आधार पर बांटा गया था और कहा गया कि हिंदू और मुस्लिम एक देश में साथ नहीं रह सकते, और बांटा गया। और बांटने से पहले कहा गया कि किसी ने कहा कि हमारी लाश से बंटवारा होगा, किसी ने कहा कि हम होने नहीं देंगे। लेकिन सत्ता लोलुपता में कौन सी पार्टी थी जिसने जिन्ना की उस मांग को स्वीकार किया, जिसने अंग्रेजों की उस चाल को सफल होने दिया? चलिए, ये तो मैं वही कह रही हूँ कि ये आपने जितने सवाल पूछे हैं, बेहतर होगा अगर विपक्षी पार्टियां ये सवाल आपके सुन रही है तो जवाब भी दे दे जिम्मेदारी से, वो भी हम चाहेंगे। लेकिन हम बिहार की बात करते हैं। बिहार में पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा कन्हैया कुमार कर रहे हैं। दूसरी तरफ सवाल एनडीए की सरकार से पूछे जाते हैं कि आपके रहते इतने पलायन क्यों हो रहे हैं, और हर साल दर साल पलायन हो रहे हैं। आपने नौकरी नहीं दी, आपने युवाओं को बेरोजगार छोड़ दिया, और इसलिए कन्हैया कुमार का यह बयान है कि हम एक आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि बिहार एक आंदोलन की धरती है। वो एक नया जो कहिए कि उदाहरण स्थापित करना चाहते हैं। कन्हैया कुमार कह रहे हैं कि हम जो है लोकतंत्र जो खतरे में आ रहा है उसके खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं और पदयात्रा भी कर रहे हैं। राहुल गांधी भी उसमें शामिल होने जा रहे हैं, हो चुके हैं इनफैक्ट। और तमाम कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने भी ये कहा है कि कन्हैया कुमार में जो जोश है उससे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार डर गई है। खौफ में है आप लोग कन्हैया कुमार से? देखिए, भगौड़ा कुमार बिहार की जनता आप किस आधार पे भगौड़ा कह रहे हैं? मैं बता रहा हूँ उसी को बता रहा हूँ। इस पे काफी चर्चा अब शुरू हो रही है। कन्हैया कुमार उर्फ भगौड़ा कुमार विचारधारा से पलायनवादी हैं। उन्होंने कम्युनिस्टों को नहीं, मैं चाहूंगी पहले आप इसका स्पष्टीकरण दीजिए कि आपने भगौड़ा कुमार, वही तो मैं बता रहा हूँ, पलायनवादी कह रहा हूँ, भगौड़ा कह रहा हूँ कि एक विचारधारा को छोड़कर दूसरी विचारधारा दूसरे दल में चले गए। क्या विचारधारा कन्हैया कुमार की? नंबर 1। नंबर 2, वो कम्युनिस्ट पार्टी के साथ थे, वामपंथी संगठन के साथ थे। वहां पर पहली बार उनको चुनाव लड़ने का मौका मिला, वो पार्टी छोड़ करके अपने राजनीतिक हित के कारण कांग्रेस पार्टी में चले गए। दूसरी बात, पहली बार उनको बेगूसराय में चुनाव लड़ने का मौका मिला। भारत की चुनावी राजनीति और लोकतंत्र की प्रक्रिया को जो लोग समझते हैं वो अच्छे से जानते हैं कि अगर कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ता है तो हार भले जाए लेकिन उसको भी तो वोट वहां की जनता करती है जी। उसको भी वोट मिलते हैं। कन्हैया कुमार को भी जितने भी सही लेकिन बेगूसराय में वोट मिले थे जी। तो उसकी क्या जिम्मेवारी थी? बेगूसराय छोड़ करके हार गए, तुरंत कूद करके दिल्ली आ गए। दिल्ली में 5 साल के बाद फिर
चुनाव लड़े उत्तर पूर्वी दिल्ली से, फिर हार गए, फिर कूद करके बिहार के चुनाव में फिर अपनी जगह बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति अपने क्षेत्र की जनता के साथ, जिसने उसको वोट दिया, उस मतदाता के साथ ईमानदार नहीं है, उसके साथ उसके बीच में रहकर 5 साल काम नहीं कर सकता है, ऐसे भगोड़े राजनीतिक पलायनवादी लोगों पर किसी को भला विश्वास होगा? यही कारण था कि राहुल गांधी भी बेगूसराय पहुंचे और कन्हैया उर्फ भगोड़ा कुमार भी वहां पहुंचे, लेकिन 500 लोगों की संख्या भी नहीं थी सड़क पर, और यही कारण था कि राहुल गांधी मात्र 4-5 मिनट में वहां से विदा हो गए। लेकिन राहुल गांधी भरोसा जता रहे कन्हैया कुमार पे। तो पूरे बिहार की जिम्मेदारी एक तरीके से देखा जाए दूरदृष्टि से तो कन्हैया कुमार पैदल चल रहे हैं, एक तरीके से वो क्रांति लाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि अब एनडीए सरकार की जो सोच है, छोटी सोच, उसको हम बिहार के लोगों में वो जहर फैलने नहीं देंगे। और आप देख भी रहे हैं कांग्रेस पार्टी, बिल्कुल हम तो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी सीएम उम्मीदवार ही बना देना, क्यों नहीं बनाती है? और राहुल गांधी भी यात्रा खूब किए थे तो 99 पर पहुंचे जी। लेकिन कांग्रेस पार्टी का बिहार में क्या आधार है, क्या वजूद है, ये सभी जानते हैं। ये राजद के रथ पर सवार हैं और बिहार की जनता राष्ट्रीय जनता दल उर्फ राष्ट्रीय जहरीला दल उर्फ जंगल राज पार्टी को बखूबी जानती समझती है, इसीलिए लगातार 20 वर्षों से कभी भी उसको सत्ता में आने नहीं दिया। एक खास वोट बैंक है उसके पास, जिसके कारण वो कुछ सीटें ले आते हैं, लेकिन वो कभी सत्ता में नहीं आ सकते। जनता ने मैंडेट लगातार उनके खिलाफ दिया है और कांग्रेस पार्टी को अच्छा है कि वो प्रयास कर रही है, करे ना, हिम्मत है तो खुद लड़ जाए 243 सीटों पे, किसी ने रोका तो है नहीं। और वैसे भी लड़ाई चल रही है उनके यहाँ। तेजस्वी खुद को सीएम घोषित कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता अभी सचिन पायलट का बयान आ गया कि नहीं ये तो चुनाव के बाद होगा। ये सब चीजें उनके भीतर चल रही हैं, लेकिन जनता चरित्र देखती है। कथनी पर भरोसा तभी होगा जब आपकी करनी उससे मेल खाती हो। बिहार की जनता स्वाभिमानी है, बिहार की जनता मेहनत कश है, बिहार की जनता राष्ट्रवादी है। बिहार में कोई उपराष्ट्रवाद नहीं चलता। बिहार के लोग एक पैर पर खड़े हो जाते हैं देश के लिए। हमारे यहाँ कोई क्षेत्रीयता का झगड़ा नहीं है, हमारे यहाँ आप कभी देख लीजिए कोई भाषा का झगड़ा नहीं है। राष्ट्र के लिए खड़े होते हैं। और आज से नहीं, पूरा मगध का इतिहास है। अखंड भारत की कल्पना रखने वाले आचार्य चाणक्य उसी भूमि से हैं और उसको साकार करने वाले सम्राट चंद्रगुप्त उसी भूमि से हैं। तो हम तो उस परंपरा के हैं जहाँ टुकड़े टुकड़े की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। और इसको पीछे कई चुनाव में दिखाया, भाई लोगों ने लतिया करके भगाया इन लोगों को, फिर भी ये बार बार भाग करके वही सारी चीज़ें करने आते हैं। तो आए, और अभी इनकी जहरीली जुबान किसकी है और किसकी राजनीतिक समझ किसकी है। अभी इसी कन्हैया कुमार का बयान था कि बिहार का पानी लूटने के लिए बिहार में हाईवे बनाए जा रहे हैं। अब बताइए पीएचडी की डिग्री कैसे मिली होगी, इसकी जांच हो जाए। पर वो जेएनयू से पढ़े हैं। हाँ, जेएनयू इस देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में से एक आता है। जेएनयू में क्या पढ़े हैं इसी की तो जांच परख होनी चाहिए कि ऐसी ऐसी बातें हमारे तो क्या सवाल कन्हैया आप जेएनयू कुमार कर रहे हैं? नहीं, मैं कन्हैया कुमार के दिमाग पे कर रहा हूं, उनकी बुद्धिमत्ता पे कर रहा हूं कि ये किस प्रकार की बातें हैं जिसको आप भी नहीं पचा पाएंगे कि बिहार का पानी लूटने के लिए वहां सड़क बन रही है। खैर इनके लिए बिहार का विकास इनको नहीं पच रहा है। इनको लग रहा है कि बाकी दुनिया में सब जगह विकास हो जाए, बिहार पिछड़ा रहे। और यही इनकी सरकारों ने किया था, वर्टिकलाइजेशन पॉलिसी ला करके। बिहार में आज बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती, झारखंड का पूरा खनिज वहीं पर उपयोग में आता, लेकिन पूरे भारत में विकास हुआ, बिहार का नहीं हुआ। उसके पीछे कौन लोग बैठे थे केंद्र में, किनकी सब बिहार के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया। और आज बिहार को विशेष ध्यान दे करके मोदी जी विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा रहे हैं। आपने क्या किया? आपने जो तमाम बातें कही कि केंद्र सरकार में पहले कौन था, इनकी सरकारों ने बिहार को कहीं ना कहीं सौतेला कर दिया, अकेला कर दिया, तो आपकी सरकार ने क्या किया? एनडीए सरकार, ऐसा तो है नहीं कि नीतीश कुमार लगातार आरजेडी के साथ रहे, आपके साथ भी रहे, तो आपने क्या किया? वही तो कह रहे हैं कि पलायन क्यों हुआ, नौकरी क्यों नहीं दी युवाओं को? आप लोगों ने क्या दिया बिहार की जनता को? अभी मैंने आपको बताया
कि 2020 से अब तक की बात हम कर रहे हैं, 20 के चुनाव में सबने अलग अलग वादे किए थे। एनडीए ने भी वादा किया था हम सरकार में आएंगे 10 लाख नौकरी देंगे और 20 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। उसको बढ़ा करके 10 लाख नौकरी भी दी और उसकी अंतिम चरण की प्रक्रिया भी चल रही है। अगले 6 महीने में वो बढ़कर के 12-13 लाख भी हो जाएगा। सरकारी नौकरी की बात करें, चाहे वो शिक्षक हो, पुलिस हो और तमाम विभागों की नौकरियों की बात। और 30 लाख से अधिक रोजगार आई। जितने इथेनॉल प्लांट्स खुल रहे हैं, जितने बॉटलिंग प्लांट्स खुल रहे हैं, अभी 70,000 करोड़ के एमओयू पहली बार इतने समय के बाद जो है बिहार में एक माहौल बना है उद्योग का। ये सब जो हो रहा है, स्टार्टअप हो रहा है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में 10-10 लाख बिना इंटरेस्ट के लोन मिल रहा है, जिसमें 50% और कहीं 30% का जो है वेव ऑफ भी है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ज़मीन पर उतर रही हैं। और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो गड्ढे में लालू ने बिहार को पहुंचा दिया था, सड़क है कि गड्ढा पता नहीं चल रहा था। आप भी बिहार से आती हैं, आपको मालूम है, आपने अपना बचपन उस लालटेन और दिए की रोशनी में पढ़ाई की है। हम तो उस सारे चीज़ों से बिहार को बाहर निकाला। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है। बिहार में कोई सोच सकता था खेल का, स्पोर्ट्स का यूनिवर्सिटी बन जाएगा। बिहार में स्पोर्ट्स का इतना बड़ा आयोजन, हॉकी का राष्ट्रीय स्तर का मैच हो जाएगा। और अब क्रिकेट का भी ग्राउंड बनने जा रहा है। और हर पंचायत में, हर प्रखंड में स्टेडियम बन रहा है। हर पंचायत में गरीबों के लिए, कमज़ोर वर्गों के लिए एक विवाह भवन का कॉन्सेप्ट है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो जन कल्याण की योजनाएं हैं, वो ज़मीन तक पहुंच रही हैं। बिजली, पानी, सड़क, आवास, इन सब चीज़ों से मुक्त कर रहे हैं। अभी कल ही हमारे शिवराज जी वहाँ गए थे, उन्होंने बताया कि बचे हुए जो 14 लाख आवास हैं बिहार में, वो अगले 6 महीने में उस पर काम शुरू हो जाएगा, सबको आवंटित हो जाएगा। तो संपूर्णता की ओर ले जा रहे हैं, सेचुरेशन की ओर मोदी जी हर योजना को ले जा रहे हैं। हमारी एनडीए की सरकार ले जा रही है। और जब इन बेसिक्स से हम ऊपर उठ रहे हैं तो आगे बढ़ने का सपना देख रहे हैं। तमाम जगहों पर बिहार आगे बढ़ेगा, हर क्षेत्र में बिहार आगे बढ़ेगा। और एक पॉजिटिव वातावरण, पॉजिटिव सोच लेकर के चले हैं। लेकिन राहुल गांधी जाकर के क्या कहते हैं? राहुल गांधी वही सारी बातें कर रहे हैं ना, बंटवारे की बातें कर रहे हैं, तोड़ने की बातें कर रहे हैं। अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर के बता रहे हैं इस जाति के लोग इतने हैं, उस जाति के लोग उतने हैं। जातीय जनगणना कराना चाहते हैं वो। जातीय जनगणना बिहार में हो चुकी है, किसी को परेशानी नहीं है। हमने उसके लिए जब हम सरकार में थे तभी वहाँ पे बजट अलॉट किया था। आज सवाल पूछने की आवश्यकता है उस राहुल गांधी से जो स्वयं उस सरकार में उस समय वो भी शामिल थे। हम विपक्ष में थे लेकिन हमने, संपूर्ण सदन ने सहयोग किया था, सबने एक स्वर में साथ दिया था उस बिल को जी। उसके बावजूद राहुल गांधी आज कह रहे हैं कि वो झूठा है। वो जातिगत सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षण जो बिहार सरकार ने कराया था वो बेकार है, वो झूठा है। राहुल गांधी ने तेलंगाना में क्यों नहीं लागू कर दिया? राहुल गांधी ने कर्नाटक में जो सर्वे हुआ था अभी तक क्यों नहीं उसको लेकर के आए? क्योंकि इनको कुछ नहीं करना है, इनको केवल बोल करके हिंदुओं की जातियों को आपस में लड़ाना है। और चुपके से कहीं 4%, कहीं 5%, कहीं 10% ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी का आरक्षण छीन करके मजहब के आधार पर मुस्लिम वोट बैंक को सौंपना है। अच्छा, मेरा सवाल अधूरा रह गया था कन्हैया कुमार पर। एक बयान है, मैं खास तौर पे इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहती हूँ। उनका एक बयान था जब उनसे तहव्वुर राणा के बारे में पूछा गया, आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुना होगा, जिसमें जैसे ही तहव्वुर राणा के बारे में पत्रकार ने कन्हैया कुमार से पूछा तो कन्हैया कुमार का जो उनकी भाषा थी उस पर आपसे चाहूंगी कि आप कुछ कहें कि कन्हैया कुमार से जैसे ही पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अमित शाह तो झूठा है और तमाम तरीके जो शब्द थी, आपने सुना वो शब्द, उस पर आप क्या कहेंगे? अब देखिए, कन्हैया जैसे जो लफंगे लोग हैं जो राजनीति में आ गए हैं, उनकी भाषा वैसी ही होगी, उस पर ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए कहावत है, हाथी चले बाजार, उसके आगे भी कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सवाल है कि ये दिग्विजय सिंह जो कन्हैया जैसों के गुरु हैं, ये जिस स्कूल से पढ़ कर के आते उसके वाइस चांसलर हैं, राहुल गांधी भी बड़ा लंबा समय उनके सानिध्य में ये देशद्रोह की बातें सीखे हैं। वो 26/11 की घटना के बाद कौन देशद्रोही की बातें करता है? दिग्विजय सिंह की बात मैं कर रहा हूँ, तमाम वही दिग्विजय सिंह। हाँ बिल्कुल, आरोप मैं सबूत के साथ लगा रहा हूँ। अभी हाथ कंगन को आरसी क्या गूगल करिए, पता चल जाएगा। 26/11 का आरोपी है ना तहव्वुर राणा जी, और उसको आज देश में हमारे प्रत्यर्पण करके लाया गया है।
और इस 26/11 में कसाब पकड़ा गया, उसको इसी देश की अदालत ने फांसी दी, कांग्रेस की सरकार थी। जी। तो फिर पाकिस्तान का हाथ था कि नहीं था? लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह और तमाम पूरा इकोसिस्टम हमले के कुछ दिनों बाद ही मुंबई में, दिल्ली में बड़े बड़े जगहों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। और एक संपादक बड़े अखबार का होता था अजीज बर्नी से किताब पैसे देकर लिखवाई गई, 26/11 का हमला आरएसएस की साजिश, और उसका उद्घाटन, उसका विमोचन दिग्विजय सिंह ने किया। संघ के ऊपर आरोप मढ़ने की कोशिश की। कसाब मेरी तरह ही कलावा बांध कर आया था। अगर उसको तुकाराम जी ने, जो हमारे शहीद हो गए सैनिक, अगर उस सिपाही ने पकड़ा नहीं होता जिंदा ना, तो आज कसाब को भी मार करके हिंदू साबित करके सारा पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का काम ये मनमोहन सरकार करती। और उसकी पृष्ठभूमि देख लीजिए, उस हमले के ही आसपास पूरे देखिएगा आप, भगवा आतंकवाद की थ्योरी, सेफरन टेररिज्म, मीडिया में बात गढ़ी गई, कुछ लोगों को फंसाया गया, कुछ लोगों को पकड़ा गया। और कौन लोग थे, और आज उन सब लोगों का क्या हाल है? और सब लोग, कई लोग तो माफ़ी मांग चुके हैं। लेकिन कांग्रेस मान नहीं रही है कि तहव्वुर राणा के लाने में और प्रत्यर्पण में आपका हाथ है या आपकी सरकार का हाथ है। वो कह रहे हैं कि भाई हमने शुरुआत की और वही चलता रहा, एक प्रोसेस के तहत तहव्वुर राणा आज आया है और इसका श्रेय जो है कांग्रेस की सरकार को जाना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी अपने मुख्यालय में जश्न क्यों नहीं मना रही थी उस दिन? कांग्रेस पार्टी को तो ढोल नगाड़े लेकर के जश्न मनाना चाहिए था, और पत्रकारों को बुला करके भी मिठाई खिलानी चाहिए थी कि हमने बड़ा मजबूत काम किया था उस समय और उसका परिणाम आज सामने आया। अरे ऑन रिकॉर्ड दर्जनों वीडियोस, मनमोहन सिंह से लेकर के गृह मंत्री तक के तमाम बयान है, आत्मकथा जो उस समय के वायुसेना के प्रमुख थे उनकी मौजूद है इस देश के सामने, जो कह रहे हैं कि हम तो तैयार थे हमले के लिए, हम तो बदला लेना चाहते थे, लेकिन कार्रवाई से रोक दिया गया। मनमोहन सिंह का वीडियो कल से वायरल है जिसमें वो कह रहे हैं कि हम तो इंटरनेशनल प्रेशर में थे कि हमें कुछ नहीं करना है। इस प्रकार के लोग जो हमेशा आतंकवाद से समझौता करते रहे, और आज तो उस कांग्रेस की हालत यह है कि आतंकवादियों के बचाव में खड़े हो जाते हैं। अपने देश पर हमला होता है तो पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हैं, अपना देश अगर सर्जिकल स्ट्राइक करता है, एयर स्ट्राइक करता है, तो उसके सबूत मांगते हैं। और राहुल गांधी के बयान को तो पाकिस्तान ने यूएन में कोट किया था। शर्म आनी चाहिए उस कांग्रेस पार्टी को जो आज भी भारत का खा करके, भारत की जनता का वोट लेकर के, भारत के पैसों पर ऐश करने वाली पार्टी भारत के खिलाफ काम कर रही है, भारत के खिलाफ नैरेटिव बनाने में सहयोग कर रही है। अरे राहुल गांधी इसी देश का पीएम बनना चाहते हैं या कहीं और का पीएम बनना चाहते हैं? हालांकि उन्होंने कभी कहा नहीं कि मुझे पीएम बना दो। कहते हैं मैं राष्ट्र को समर्पित हूं, देश को समर्पित हूं, देश का भला चाहता देश का भला चाहते हैं राहुल गांधी। तो कम से कम इन देशद्रोहियों का साथ देना बंद कर दीजिए। राहुल गांधी, कोई ऐसा मुद्दा बताइए पिछले 10-15 वर्षों में जब राहुल गांधी ने देश के विरुद्ध स्टैंड नहीं लिया, कोई ऐसा बात बता दीजिए। विदेशों में जाकर के देश की छवि खराब करने वाले बयान कौन देता है? उनको क्या गलत फहमी है पता नहीं कि इस प्रकार के बयान से भारत में समर्थन मिलेगा। अरे किसका समर्थन मिलेगा? आपने लोकतंत्र को, आपकी वजह से, बीजेपी की वजह से लोकतंत्र खतरे में आ गया है। आपने हर केंद्रीय जो ऑर्गेनाइजेशन है उस पर आपका हस्तक्षेप है, आपका कंट्रोल है, और ये तमाम तरीके के आरोप है। देखिए, देश में न्यायपालिका जीवंत है, जीवित है, और अनेक मुद्दों पर केंद्र सरकार के भी विरुद्ध बहुत सारे फैसले उन्होंने दिए हैं। वही न्यायपालिका जब बेल देती है तो पूरा सेलिब्रेशन होता है। उसी न्यायपालिका ने राहुल गांधी की सदस्यता फिर से बहाल की थी, तब न्यायपालिका अच्छी थी। लेकिन उसी न्यायपालिका ने जब उनके आदेश पर आज उनकी संपत्ति अटैच हो रही है, उनके जो 950 करोड़ और उससे अधिक 5000 करोड़ के घोटाले के और 750 करोड़ की संपत्ति जब्त हो रही है नेशनल हेराल्ड केस में, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, तो वो कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। एक साथ दोनों बातें नहीं चल सकती हैं। मतलब जब आप चुनाव जीत जाएं तो ईवीएम बहुत अच्छा, इसलिए चुनाव आयोग की वाहवाह, ने बोला और चुनाव हार जाएं तो खराब। इस मुद्दे पर तो ममता बनर्जी भी उनके सपोर्ट में नहीं है। ये लाइन उमर अब्दुल्ला उनके सपोर्ट में नहीं है।
और उनको भी नहीं होना, ऐसी बातें करनी चाहिए। और अगर ऐसा है तो तमाम 99 सांसदों से इस्तीफा क्यों नहीं दिला दिए थे कि हमको इस पे भरोसा नहीं है, हम 99 ही जीते। इस्तीफा दे करके फिर से जनता के बीच में जाते, आंदोलन करते, केस लड़ते, बहुत सारे उपाय हैं। मतलब सत्ता भी भोगना है। हम जीत गए तो वाह वाह, हार गए तो रोएंगे। ये चरित्र जनता अच्छे से जान गई। मतलब अपने सुविधा अनुसार हाँ। जो और एक कांग्रेस लाइन और सरकार है, कहूंगा जी, मैं, बिल्कुल बिल्कुल, कि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी का कोई चौथी पीढ़ी का नेता बंटवारे की बात और आरोप हम पर लगाए, जिसने भारत के 2 टुकड़े कर दिए मजहब के आधार पर, केवल अपनी सत्ता लोलुपता के कारण। हमारे ऊपर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाए, जिसके दादी ने पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी थी, ना कोई प्रेस था, ना कोई मीडिया थी, ना कोई विपक्ष था। यहां तक कि पुरुषों की पकड़ पकड़ के नसबंदी कराई जा रही थी। बुलडोजर कैसे इसी दिल्ली के तुर्कमान गेट पर चल रहा था, उस बुलडोजर पर कौन बैठा था, इसका जवाब कौन देगा? तो कांग्रेस पार्टी ने जो किया है, मैं वही बता रहा हूं, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूं। और जब किसी भी व्यक्ति का, किसी भी समाज का, किसी संस्था का मूल्यांकन होता है, उस पर विश्वास करने की बात आती है, तो लोग उसका बैकग्राउंड देखते हैं, लोग उसका चरित्र देखते हैं, लोग उसका इतिहास याद करते हैं, और उसी से उसकी फितरत का अंदाजा लगाते हैं कि ये क्या काम करेगा। मोदी जी को अगर 14 में मौका मिला था तो लोगों ने गुजरात मॉडल के कारण उन पर भरोसा जताया था। जितना भी समर्थन, जो भी समर्थन उनको मिला, लोग एज ए मुख्यमंत्री मोदी के चीज़ों को देख रहे थे, परख रहे थे, इसलिए प्रधानमंत्री बनाया। दोबारा मौका मिला, उस 5 साल का मूल्यांकन हुआ। तो राहुल गांधी जो 10 वर्षों तक मनमोहन सरकार में हुआ, अघोषित पीएम थे, 10 जनपद से रिमोट की सरकार चलती थी, उन सारे क्रियाकलापों की जिम्मेवारी राहुल गांधी की भी बनती है, सोनिया गांधी की भी बनती है। और लोग जानते हैं कि सब कुछ यही लोग कर रहे थे, इसलिए उनके ऊपर आज किसी को विश्वास नहीं है। वो कह रहे हैं कि देश का पैसा लेके भाग गया। अरे वही लोग भागे जिसको उनके कार्यकाल में करोड़ों रुपये फोन बैंकिंग के माध्यम से 10 जनपद से फोन जाता था, हमारे आदमी है, इसको पैसा दे दीजिए। अब तो पुराने गड़े मुर्दे भी उखड़ रहे हैं। कैसे इंदिरा गांधी के कोई करीबी व्यक्ति एक फ़ोन कॉल पे स्टेट बैंक के ब्रांच से 74 लाख रुपया लेकर के चले आए, बाद में उसकी जांच होती रह गई। ऐसे बहुत सारी चीज़ें उनके राज में होती थी, क्योंकि उनको लगता था कि ये जो आज़ादी आई है ये हमारी बपौती है, हम ही अकेले थे, हमारे ही खानदान ने आज़ादी दिलाई है। और चूंकि गांधी सरनेम भी हमने अपना लिया है, तो अब हम जनता के लिए अभेद्य हैं, जनता की नज़रों में हम ही हम हैं, और हमें कोई चुनौती नहीं मिलेगी। इस लोकतंत्र को राजतंत्र में परिवर्तित करने का काम इस कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय तक किया। लेकिन अब जनता समझदार है, जनता समझ गई है, जनता तक एक एक जानकारी पहुंच रही है। कई चीज़ें जो पहले छुपी हुई थी, वो सारी बातें आज उजागर हो जाती हैं। सोशल मीडिया का एक लाभ ये है कि हर आदमी इन्फॉर्म्ड है और नागरिकों की ताकत बढ़ी है। अगर हम भी कुछ गलत करते हैं तो हमारे गिरेबान को भी सोशल मीडिया पे लोग पकड़ लेते हैं। अगर मैं यहाँ बैठ के झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे दिन भर ट्रोल किया जाएगा इस बात के लिए, और अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो उसको भी लोग पसंद करेंगे, उसको भी लोग अभी इसी मन से बता दीजिए कि आपने कह दिया कि जो राहुल गांधी और आरजेडी की जो गठबंधन है वो सब दिखावा है, आपने कहा कि इनके अंदर ही फूट चल रहा है। लेकिन अब एनडीए की बात कर लेते हैं, क्योंकि आप बीजेपी के प्रखर और युवा नेता हैं। वही मैं बार बार कह रही हूँ कि जिस तरीके से आपने अपने पक्ष को रखा है, अब समझ आया कि लोगों की बोलती क्यों बंद हो जाती है। बहरहाल सवाल ये है कि आपके अंदर, एनडीए के अंदर, बिहार में एक तरफ नायाब सिंह सैनी है, वो ये कहते हैं कि सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में हम लड़ेंगे। बीजेपी कहती है कि भाई बीजेपी कहती है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, और जेडीयू तो खैर खुले तौर पर कहती है कि बड़े भाई की भूमिका नीतीश बाबू ही निभा रहे हैं। इस पर जवाब चाहेंगे, और ये भी हम चाहेंगे कि आपका एनडीए का जो चेहरा है वो कौन होगा। दोबारा इसलिए पूछेंगे क्योंकि नीतीश कुमार के जो कार्य हैं उस पर सवाल उठ रहे हैं, उनकी जो आजकल की जो आप कहिए कि बॉडी लैंग्वेज है उस पर सवाल उठा रहे हैं। खुद जनता भी उठा रही है, विपक्ष तो छोड़िए, जनता भी उठा रही है कि कभी किसी का हाथ पकड़ लेते हैं, कभी महिला को पकड़ लेते हैं, कभी कुछ और करते हैं। अजीब अजीब हरकतों पर सवाल। ये दोनों सवालों का जवाब आपसे संक्षेप में मांगेंगे हम। देखिए, वैसे तो लोकतंत्र में इस तरह के सारे सवालों का सटीक जवाब जनता देती है, और वो समय बहुत नज़दीक आ रहा है। जब चुनाव का परिणाम सामने आएगा तो आलतू फालतू आरोप लगाने वालों को जनता सही से जवाब दे देगी, नंबर 1। नंबर 2, हमारे तमाम शीर्ष नेतृत्व ने स्पष्ट तौर पर कहा है
कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ रहे हैं। नायाब सिंह सैनी तो बीजेपी का ही नंबर चेहरा है ना। और अभी लेटेस्ट गृह मंत्री उस पर भी मैं आऊँगा। गृह मंत्री जी का एक बहुत बड़ा इंटरव्यू एक बड़े चैनल पर चला, उसमें भी उन्होंने कहा कि हम बहुत ही आसानी के साथ, बहुत मजबूती के साथ जनता का भरोसा जीतेंगे और 2/3 मतलब अभी तक जितना अच्छा से अच्छा, सर्वाधिक अच्छा प्रदर्शन 2025 में एनडीए सरकार करेगी और हम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। आपने स्पष्ट कर दिया। ये स्पष्ट है, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने सबने स्पष्ट कर दिया है। इसके अलावा ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। बाकी बात रही नायाब सिंह सैनी जी की, तो सैनी जी ने वहाँ मंच पर उपस्थित थे। सम्राट चौधरी जी जो बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उस मंच पर बिहार भाजपा का प्रतिनिधित्व वो कर रहे थे। वो एक समाज की बैठक थी, वो एक जो भी कार्यक्रम था, तो उस पर उन्होंने कहा कि बिहार में भी यहाँ मौजूद हैं हमारे सम्राट चौधरी जी और ये बिहार में भी भाजपा का झंडा लहराएंगे। तो ये तो मैं भी कह रहा हूँ कि बिहार में सम्राट चौधरी जी और बाकी हमारे जो भी नेता हैं, दिलीप जायसवाल जी हैं, विजय सिन्हा जी हैं, मंगल पांडे जी हैं, जिसका भी नाम लीजिए, सब बिहार में झंडा लहराएंगे भाजपा का। मैं भी झंडा लहराने के लिए तैयार हूं। हालांकि अच्छा फिल्टर किया है आपने, आरजेडी को जवाब भी दे दिया, क्योंकि आरजेडी आज सुबह ही नहीं, हर कार्यकर्ता आप किसी से पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि कार्यकर्ता के रूप में हम हमेशा भाजपा का झंडा लहराने के लिए उपलब्ध हैं, तत्पर हैं और लहराएंगे। एनडीए के नेतृत्व में बिहार का भविष्य क्या है 5 सालों में? बिहार अगले 5 साल में ना बेसिक्स, ये जो आधारभूत चीजें हैं ना, हमने आपको बताया कि हमने बिजली दे दी, हमने सड़क पे बहुत अच्छा काम कर लिया, जो थोड़े बहुत प्रोजेक्ट हैं वो चालू हो जाएंगे। एयर कनेक्टिविटी पर बहुत बड़ा काम हो रहा है। बिहार में 12 से 14 एयरपोर्ट, छोटे और 5-6 बड़े एयरपोर्ट की स्वीकृति है, उसके लिए बहुत सारे फंड अलॉट हो गए हैं। नंबर में रहेंगे या काम भी होगा जमीनी स्तर पे? नहीं, काम हो गया। बिहार में देखते ही देखते कब पता नहीं चला, दरभंगा में शुरू हो गया, एयरपोर्ट पटना में बनना शुरू हो गया, ये सॉरी पूर्णिया में, ठीक है, पटना में एयरपोर्ट का विस्तारीकरण हो गया, बिहटा में काम चल रहा है, अभी भागलपुर में जमीन ढूंढा जा रहा है, हमारे घर के आसपास ही वो एक बड़ी सी भूमि चयनित हो रही है। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि छोटे छोटे एयरपोर्ट, मुंगेर, पूर्णिया, सहरसा, अनेक जगहों पर छोटे छोटे एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। तो कनेक्टिविटी ये भी बढ़ेगी, रेल की कनेक्टिविटी बढ़ी है, पूरा रेल मार्ग जो है बिहार हो चाहे देश का हो, वो विद्युतीकरण हो गया उसका। तो देखते देखते जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता थी बिहार की, उसको हम पूरा कर रहे हैं और तेजी के साथ वो पूरा होगा। और अगले चरण में कि बिहार और कैसे एक स्टार्टअप का हब बने, बिहार के युवाओं को बिहार में ही सब कुछ उपलब्ध हो जाए, प्राइवेट यूनिवर्सिटियां बिहार में खुली। जोर है कि पलायन रोका जाए बिहार में, ये आपका मिशन है, उनमें से है पलायन। देखिए, पलायन तो बिल्कुल, ये जो 30 लाख रोजगार हमने दिए, 10 लाख सरकारी नौकरियां दी, इससे कितने लोगों का पलायन रुक गया। तो काम जब आप करते हैं तो उस चीज़ को मदद मिलती है। लेकिन एक जो मानसिकता तैयार हो गई थी ना बिहार की, बिहार में जो 20 वर्षों में आप देखेंगे कि 85 से लेकर के 2005 तक का कालखंड किस प्रकार का रहा, उसने क्या दुर्गुण पैदा किए और कैसे एक लगातार 15 साल तक विकास के तमाम कार्यों को रोक दिया गया। तो उसके कारण जो एक गैप उत्पन्न हुआ ना, उसने अगले 3-4 पीढ़ी को प्रभावित किया और उसको ठीक करने में समय लग रहा है। और उसमें भी बीच बीच में राजनीतिक कारणों से भटकाव हुआ जी। लेकिन आज एनडीए एकजुट है, नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, मोदी जी के मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार है और सभी जानते हैं कि मोदी जी देश का तरक्की चाहते हैं, 47 तक विकसित भारत बनाना चाहते हैं। और जब विकसित भारत का स्वप्न तभी साकार होगा, इसको मोदी जी भी कह चुके हैं, जब बिहार विकसित बनेगा। तो 47 तक विकसित बिहार कैसे बने, इसका पूरा कार्य आपको 2025 से 2030 के कार्यकाल में दिखाई पड़ेगा। अच्छा, आपने आगे का तो बता दिया, लेकिन ये मेरा आप कहिए कि पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और एक तरीके से मैंने उस चीज़ को अनुभव किया है, इसलिए भी मेरा ये सवाल बहुत जायज़ है, क्योंकि मैंने लोगों की प्रतिक्रियाएं भी देखी है, लोगों के द्वारा मैंने सवाल उठाते हुए भी सुना है। तो इसमें यह है कि आपने आगे की बातें कह दी, आपने ये कह दिया कितना डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर वो इंफ्रास्ट्रक्चर। पीएमसीएच और एनएमसीएच 2 बड़े पटना के अस्पताल हैं। पीएमसीएच के हालात आपको पता है?
लोग किस तरीके से वहाँ की व्यवस्थाएं एक बार बोला जाए तो वो 10 बार में सुनते हैं। इसके अलावा जो ऑक्सीजन की कमी हो गई, कई लोग तो ऐसे ही मर जाते हैं व्यवस्थाओं के अभाव में। इसको कैसे ठीक करेंगे आप आने वाले समय में? क्या बिहार की जनता उम्मीद करे कि भाई पीएमसीएच और जो एनएमसीएच है, जो तमाम अस्पताल हैं आपकी सरकार की, वो बेहतर सुविधाएं लोगों को देंगी? जो सड़कों पर ऐसे पड़े रहते हैं वो नहीं, हालांकि एम्स में भी यही हालात है, तो इस पर आप कैसे काम करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी भी और तमाम हमारे दर्शकों के लिए भी ये शुभेच्छा रखता हूँ कि हमें अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं पड़े, अस्पताल से पाला नहीं पड़े। सबसे अच्छा तो काम यही होना चाहिए। लेकिन फिर भी चूंकि सामाजिक जीवन में है तो मेरा भी वास्ता उससे पड़ता है। कोई ना कोई मदद के लिए, सहायता के लिए मैसेज करता है, फ़ोन करता है और हम लोग उसके प्रयास करते हैं। जी बिल्कुल। तो पीछे जो मेरा एक्सपीरियंस है, पटना में बहुत ही शानदार व्यवस्था है और एकदम बिना पैरवी के व्यवस्था है पटना के एम्स में। और देश में 5वें स्थान, 22 एम्स की अभी है पूरे भारत में, उसमें 5वें नंबर की व्यवस्था के साथ पटना एम्स सुचारू रूप से कार्यरत है। वहाँ लोगों को जाना चाहिए। दूसरी अच्छी व्यवस्था हमने देखी, IGIMS एक अस्पताल है उसी पटना में। इतनी शानदार व्यवस्था है, इतने सारे विभाग वहाँ खुल गए। जब भी वहाँ पर हम लोगों ने बात की है तो लोगों को सहायता मिली है और स्वतः भी एक जो तो व्यवस्था जो है आप तक उसमें पहुँच पाए वही ना, लेकिन जो नहीं पहुँच पा रहे बेचारे वो क्या करें? स्वतः भी जो लोग जाते हैं, चिट्ठा कटवाते हैं, लाइन में लगते हैं और दिखा करके आते हैं। आप जब जाएंगे तो देखेंगे एक क्या होता है कि कई बार जानकारी और अवेयरनेस का भी अभाव रहता है। दूसरा, NMCH से मेरा अभी डायरेक्ट कोई कभी वो नहीं रहा। दूसरा, PMCH में एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो गया। वो जिस दिन उसका उद्घाटन होगा आप देखेंगे कि सारी व्यवस्था बिल्कुल बदल जाएगी। चलिए, उम्मीद जताई जा रही है। सबसे बड़ा लगभग 5300 बेड का हॉस्पिटल, भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल उसी PMCH में मतलब अब कुछ समय में तैयार हो जाएगा। बिहार की जनता आपको आशीर्वाद देगी अगर और उसको बेहतर करेंगे। मैं बताऊं आपको, 4 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जैसे भागलपुर में आप देख लीजिए, दरभंगा के आसपास, गया में, और इस प्रकार का जो खुला है। आँख का बहुत बड़ा सेंटर अभी पीछे वो लॉन्च हुआ। 17,000 से अधिक की परियोजना, तो एक दिन में उसका उद्घाटन वहाँ JP नड्डा जी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने जाकर के किया। तो बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा सुधार दिख रहा है। और बिहार में भी 70+ बुजुर्गों की बात हो या बिहार में आयुष्मान कार्ड की बात हो, बड़ी तेजी के साथ बने हैं। और उस कार्ड के साथ प्राइवेट अस्पतालों में बिहार या बिहार के बाहर भी सबको स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार सतत प्रयत्नशील है। 15,000 से अधिक सेंटर जो जनौषधि का है वो खुला हुआ और बिहार के लोग सर्वाधिक उसका लाभ ले रहे हैं। और जहाँ की कई गुना जो प्राइवेट कंपनी में 150-200 की दवाई है वो 5 रुपये 8 रुपये में मिल रही है। तो ऐसे बहुत सारे काम जन कल्याण के, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बिहार की सरकार भी और भारत की सरकार कर रही है। और तेजी के साथ परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। आज जब आप पटना जाएंगे और जो लालू का दौर था और आज 2025 में पटना देश के साथ कदम ताल करने लगा है। चलिए, मेरा आखिरी सवाल होगा कि दिल्ली में फ्री महिलाओं के लिए फ्री 2500 या आप जितना दे रहे हैं, इसके अलावा महाराष्ट्र में मतलब आपकी तरफ से महिलाओं को पैसे मिले हैं, इसकी बातें लगातार हुई है। आखिरी सवाल है मेरा, तो क्या फ्री वाली जो बातें हैं वो वहाँ बिहार में भी लागू होगी? फ्री की बातें जो आप लोग करते हैं कि हम फ्री में ये दे देंगे, फ्री में वो दे देंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम महिलाओं को देंगे। भाई वो समझ चुके हैं कि आखिर जनता जो है किस तरीके से सहायता चाहती है, तो क्या आप लोग भी कुछ ऐसा करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो तेजस्वी यादव की बात पर कौन भरोसा करेगा? जिनको पता है कि तेजस्वी का शासन आएगा तो 5 बजे शाम के बाद महिलाएं सड़क पे नहीं निकल सकती हैं। यही इनका चरित्र है और आज भी यही दिखाई पड़ता है। अगर वो चरित्र नहीं होता तो एक माफिया रीतलाल जिसके घर से 47 निकलने की बात कही जा रही है, जिसके ऊपर 50-50 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जो अभी जेल से होकर के आया, उसके पक्ष में क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तेजस्वी यादव? दूरी बनाओ ना ऐसे अपराधियों से, माफियाओं से। लेकिन तमाम ऐसे अपराधियों का संरक्षण करने के लिए आज भी तेजस्वी यादव बैठे हुए हैं। तो उनका चरित्र क्या है ये जनता के बीच में स्पष्ट है। माई बहन मान योजना का वो कितना मान रखते हैं महिलाओं का, ये भी बिहार की महिलाएं जानती हैं। अब आते हैं महिलाओं की, जहाँ तक बात है तो पूरे देश में गौरव की बात है कि बिहार, जिसको बीमारू, पिछड़ा, पता नहीं क्या क्या उपाधि दिया जाता था और उसके लिए कुछ हद तक हमारा जो उस समय का राजनीतिक नेतृत्व था वही जिम्मेवार था, उस बिहार ने
33% सरकारी नौकरियों में महिला आरक्षण को अक्षरशः लागू करके दिखाया। चाहे महिलाओं को शिक्षक में भर्ती मिली हो, चाहे महिला सर्वाधिक पूरे देश में पुलिसिंग व्यवस्था में जो राज्य की पुलिस होती है उसमें सर्वाधिक महिलाओं का अनुपात बिहार में है। बिहार में 1.5 करोड़ से अधिक जीविका से जुड़ी हुई महिलाएं, जीविका यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई महिलाएं, जीविका दीदी हैं जो कैंटीन चला रही हैं, जो छोटे छोटे व्यवसाय चला रही हैं, जो उद्योग छोटे छोटे चला रही हैं, और बचत की एक बड़ी कैंपेन को भी वो गांव-गांव तक लेकर के जा रही हैं। बिहार में महिलाओं को पंचायती राज में, निकाय के चुनाव में, तमाम तरह के चुनाव में राज्य सरकार की ओर से आरक्षण मिला। वो महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण है। तो महिला सशक्तिकरण के लिए जो वास्तव में बड़े काम हैं वो हमने करके दिखाए हैं। नौकरियां मिली हैं तो वो कितना बढ़ करके है इन चीज़ों से, ये आप समझिए। अगर कोई महिला पंचायत में, निकाय में, वार्ड में प्रतिनिधि बन जाती हैं तो उसका कितना महत्व है। और जो जीविका के माध्यम से महिलाओं को सहायता मिली है, इस तरह के तमाम कार्य एनडीए के शासन में हुए हैं जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में पूरे देश में एक उदाहरण की तरह लिया जाता है। चलिए अब देखते हैं कि आपने कह तो दिया कि इस बार बिहार में बदलाव होगा और बिहार का रंग रूप सब बदल जाएगा और विकास की एक नई कहानी लिखी जाएगी। तो उम्मीद करते हैं और अब जनता पर छोड़ देते हैं, दर्शकों पर छोड़ देते हैं कि आपके जवाब से वो कितने संतुष्ट हुए हैं और कितनी उम्मीदें आखिर भारतीय जनता पार्टी से है। बहरहाल आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने बहुत बेबाकी से जवाब दिया और हमें लगता है, हमें उम्मीद है कि आपको भी मजा आया होगा। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा और मैं बिल्कुल इसी उम्मीद के साथ जा रहा हूं कि जनता हमें भी पास करेगी और जनता 2025 में हमारी सरकार को फिर से ला करके एनडीए को भी पास करेगी। चलिए आपका बहुत बहुत स्वागत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जयराम विप्लव जी हमारे साथ थे, भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता कह लीजिए, युवा प्रवक्ता कह लीजिए, और एक प्रखर तथ्यों के साथ अपनी बातें रखने वाले प्रवक्ताओं में जयराम विप्लव जी हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद HCN न्यूज़ करता है। इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम का अंत होता है, लेकिन आपके कॉमेंट रुकने नहीं चाहिए, आपकी प्रतिक्रियाएँ रुकनी नहीं चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय और आप देख रहे हैं HCN न्यूज़। धन्यवाद।